बिस्मिल्लाह। अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ गासेस लॉ। कल हमने गासेस लॉ की एप्लीकेशंस के लिए एक जनरल प्रोसीजर देखा था। बेसिकली गासेस लॉ हम अप्लाई करते हैं टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। सिंपल केसेस में हम कूलम्स लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे कूलम्स लॉ इजीली अप्लाई ना हो सके वहाँ पे हम गासेस लॉ अप्लाई करते हैं टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमारी इसकी जो पहली एप्लीकेशन है, दैट इज़ वी हैव टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये पहली एप्लीकेशन है गासेस लॉ की। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू an infinite sheet of charge। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, सपोज दैट वी हैव अ शीट ऑफ चार्ज। उसका एक स्मॉल पोर्शन हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। ये उसका उस शीट ऑफ चार्ज का एक स्मॉल पोर्शन है। ठीक है, दिस इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट इनफाइनाइट शीट। और क्योंकि ये चार्ज शीट है तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज ओवर द शीट। ठीक है, यानी यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज्ड शीट है। ठीक है, इस शीट की वजह से इसके करीब किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो कल जो आपको प्रोसीजर बताया था उसमें पहला स्टेप ये था कि हमने गासियन सरफेस ड्रॉ करनी होती है। वी हैव टू ड्रॉ एन इमेजिनरी गासियन सरफेस जिसके ऊपर हमने गासेस लॉ अप्लाई करना होता है। ठीक है, ये हमने कल देखा था कि हम गासियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जिसके ऊपर गासेस लॉ अप्लाई होगा। तो वी आर कंसिडरिंग अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट विद अ पॉजिटिव चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब यह है कि चार्ज इस शीट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी आप शीट के ऊपर कहीं भी यूनिट एरिया ले लें तो यूनिट एरिया पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। कहीं भी आप यूनिट एरिया ले लें पूरी शीट के ऊपर, सो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सो ठीक है, वी आर कंसिडरिंग अ यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज विद अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और यहाँ पे हमने एक चीज लिखी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यानी इस शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसको हम डिफाइन करते हैं एज चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द शीट। ठीक है, एक हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। वो 3 डायमेंशन में जो अगर हमारे पास वॉल्यूम हो तो वहां पे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कंसिडर करते हैं। यहां पे हम कंसिडर कर रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी शीट की सरफेस के यूनिट एरिया पे जो चार्ज है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द शीट इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो
सरफेस चार्ज डेंसिटी is the charge per unit area of the sheet. शीट के यूनिट एरिया पे जो चार्ज है, ठीक है, यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी चार्ज हमारे पास अगर सपोज Q है यूनिट एरिया पे, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यहां से अगर आप इसको देखें तो इसको हम मेजर करते हैं इन द यूनिट्स ऑफ, चार्ज की यूनिट होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या है, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम पर एरिया की मीटर स्क्वायर, सो कूलम पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो तो वो क्या होगी, कूलम पर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सो दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी ये है सिग्मा। अच्छा, अब ये तो हमने कंसिडर किया, दिस इज अवर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने कहा था ना कि हमने E की वैल्यू फाइंड करनी है ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज विद अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अच्छा, अब पहला स्टेप जो कल हमने देखा था गासेस लॉ अप्लाई करने के लिए, पहला स्टेप ये होता है कि हमने गासियन सरफेस ड्रॉ करनी होती है जिसके ऊपर आपने गासेस लॉ अप्लाई करना है। तो देखें यहां वो हमने देखा था कि गासियन सरफेस जो है वो क्लोज सरफेस होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, सिमेट्रिक होनी चाहिए और वहां से पास होनी चाहिए जहां पे आपने E की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने E की वैल्यू फाइंड करनी है शीट के बाहर किसी पॉइंट पे, नियर द शीट हमने E की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे हम जो ड्रॉ कर रहे हैं गासियन सरफेस, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप सरफेस है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिलेंडर का मतलब है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा। सो सपोज दैट दिस इज द Gaussian surface in the form of a cylinder which is passing through the sheet। ये सिलेंडर इस शीट में से पास हो रहा है, ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है सिलेंडर का दैट इज A, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर इज टेकन एज A। ये सिलेंडर है, ठीक है, समझ आ गई इसकी। सो वी हैव ड्रॉन हेयर अ गासियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विच इज पासिंग थ्रू द शीट। ये कल भी बताया था कि ये इमेजिनरी होती है, हमने ये इमेजिन किया है कि ये हमारे पास जो हमने ड्रॉ किया दैट इज अ गासियन सरफेस, ठीक है। तो यहां पे ये जो सरफेस हमने ड्रॉ किया इसके ऊपर हमने गासेस लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, सपोज दैट हमारे पास ये वो शीट है, उसका एक पोर्शन है इस शीट का और ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है। तो गासियन सरफेस हमने कैसे ड्रॉ किया, यहां पे इस तरह से ड्रॉ किया, दैट इज अ सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी आप ये कह लें ये शीट है, ये इस तरह से पड़ी हुई है, ये हमने गासियन सरफेस इसके अंदर से ये पास हो रहा है सिलेंडर, दिस इज द सिलेंडर, यानी ये इस तरह से है आप, दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। ये गासियन सरफेस इसमें से पास हो रही है सिलेंडर में, शीट में से, ये सिलेंड्रिकल गासियन सरफेस है, ठीक है। ये यहां पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहां पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी A है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिलेंडर है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों साइड पे और थ्रू आउट द सिलेंडर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम, ठीक है, समझ आ गई इसकी। तो ये हमने गासियन सरफेस, इमेजिनरी गासियन सरफेस हमने ड्रॉ कर ली है, पहला स्टेप हो गया हमारा। सो यहां पे हम लिखते हैं
an imaginary Gaussian surface is drawn in the form of a cylinder of cross-sectional area A as shown in the figure. अच्छा, तो अब दूसरा स्टेप क्या था कि हमने गासेस लॉ अप्लाई करके इस गासियन सरफेस में से फ्लक्स फाइंड करना है। दूसरा स्टेप ये था हमारे पास। ये तो पहला स्टेप था कि हमने गासियन सरफेस ड्रॉ कर ली, क्लोज सरफेस है, इमेजिनरी भी होती है, ये क्लोज सरफेस है, सिमेट्रिक है, और जहां पे हमने ई की वैल्यू फाइंड करनी है वहां से ये सरफेस पास हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव टू डिटरमिन द फ्लक्स थ्रू दिस गासियन सरफेस। तो देखिए, Gauss's law, from Gauss's law we have total electric flux through any closed surface is 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by the Gaussian surface, charge enclosed। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहां पे हमारे पास ये गासियन सरफेस अपने अंदर कितना चार्ज एनक्लोज कर रही है, ये हमने देखना है। तो देखें, ये जब सिलेंडर को हमने ड्रॉ किया कि ये शीट में से पास हो रहा है, तो शीट का ए एरिया ये सिलेंडर अपने अंदर एनक्लोज कर रहा है। ठीक है, इस शीट का ए एरिया इस सिलेंडर के अंदर एनक्लोज हो रहा है। तो ए एरिया पे जितना चार्ज होगा वो इस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है। ठीक है, हमने कहा है चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा, सो चार्ज ऑन ए एरिया इज सिग्मा ए। ठीक है, यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा है, तो ए एरिया पे चार्ज कितना होगा, सिग्मा ए। ए एरिया क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पे इसका है ए, और यहां भी ये वाला एरिया भी ए है, और ये जो एरिया यहां पे आ रहा है दिस एरिया इज आल्सो ए। अब इस एरिया में जो चार्ज एनक्लोज हो रहा है दैट इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गासियन सरफेस। ये चार्ज कितना है, सिग्मा ए। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं चार्ज ऑन यूनिट एरिया इज सिग्मा, सो चार्ज ऑन ए एरिया इज सिग्मा ए। यहां से भी आप देख सकते हैं Q इज इक्वल टू, इस ए को वहां ले जाए तो ये सिग्मा ए हो जाएगा। ठीक है, सो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गासियन सरफेस दैट इज सिग्मा ए। ठीक है, चार्ज ऑन ए एरिया इज सिग्मा ए, सो दैट इज द चार्ज एनक्लोज्ड। तो यहां पे आप पुट कर दें, सो हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज एनक्लोज कितना है, सिग्मा ए। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। गासेस लॉ से हमारे पास इतना फ्लक्स आया है थ्रू द गासियन सरफेस। ठीक है, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए, या आप लिख सकते हैं सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हमारे पास। तीसरा स्टेप ये था कि हमने सेम गासियन सरफेस में से फ्लक्स फाइंड करना है बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स विच इज ई डॉट ए। तो अब हमने फ्लक्स फाइंड करना है बाय यूजिंग द इक्वेशन ई डॉट ए। ठीक है, ई डॉट ए से अब हमने फ्लक्स फाइंड करना है। सो एज वी नो दैट फ्लक्स इज डिफाइंड एज ई डॉट ए विच कैन बी रिटन एज ई ए कॉस थीटा। आपको बताया था कि ये इक्वेशन फ्लैट सरफेस के लिए वैलिड होती है, ई डॉट ए। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर अ फ्लैट सरफेस। अब यहां पे हमारी जो गासियन सरफेस है वो फ्लैट सरफेस नहीं है, बल्कि दैट इज अ सिलेंड्रिकल शेप्ड सरफेस।
ये सिलेंडर है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था ये दैट इज द सिलेंडर। तो देखिए अगर आप इस सिलेंडर को देखें, हमने जो गासियन सरफेस ड्रॉ की थी वो हमने कहा था कि वो इस शीट में से इस तरह से पास हो रही है लाइक दिस, ठीक है। तो इस सरफेस के 3 पोर्शंस हैं, ठीक है। 3 पोर्शंस कौन कौन से हैं? एक ये वाला पोर्शन है दैट इज अ फ्लैट सरफेस, ये वाला फेस। दूसरा फेस ये वाला है दैट इज आल्सो अ फ्लैट सरफेस। ये सर्कुलर फ्लैट सरफेस है एक, ये भी सर्कुलर फ्लैट सरफेस है। तो ये दो तो फ्लैट सरफेस हैं, फेस 1 एंड फेस 2। तीसरी सरफेस जो है दैट इज द कर्व्ड पोर्शन, ये जो कर्व्ड पोर्शन है इसका, ठीक है, ये वाला कर्व्ड पोर्शन। तो इन 3 सरफेसेस से मिलके ये गासियन सरफेस बन रही है। तो देखें 2 फ्लैट सरफेसेस के लिए तो हम डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। सरफेस 1 के लिए से दिस इज सरफेस 1, दिस फेस इज सरफेस 2, ठीक है। और ये जो कर्व्ड सरफेस है दैट इज सरफेस 3, ये वाली कर्व्ड सरफेस। तो देखिए हम ये लिख सकते हैं कि इन तीनों में से अलग अलग फ्लक्स हम कैसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू, या इसको ठीक है, चले इसको लिख लें, फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। ये 1 2 3 हमने क्यों लिखा है? फाई 1 इस वाले फेस में से फ्लक्स है, फाई 2 इस वाले फेस में से फ्लक्स है, और फाई 3 इस कर्व्ड सरफेस में से फ्लक्स है। अच्छा अब देखिए ये ई डॉट ए ये होता है ई ए कॉस थीटा। तो अगर हम यहां पे पहले फेस के लिए लिखें, सो वी कैन राइट E1 डॉट A1 वेक्टर प्लस E2 डॉट A2 प्लस E3 डॉट A3। दिस कैन बी रिटन एज E1 A1 cos थीटा 1 प्लस E2 A2 cos थीटा 2 प्लस E3 A3 cos थीटा 3। ये हमने अलग अलग तीनों फेसेस की इक्वेशन लिख ली हैं। यहां से फ्लक्स फाई 1 है, यहां से फ्लक्स फाई 2 है, और कर्व्ड सरफेस में से फ्लक्स कितना है? फाई 3, ठीक है। तो फाई 1 की वैल्यू E1 डॉट A1, सिमिलरली फाई 2 एंड फाई 3। फिर हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, ई ए कॉस थीटा होता है तो E1 A1 cos थीटा 1। अच्छा अब देखिए एरिया वेक्टर, हमने देखा था एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो सरफेस का एरिया होता है और उसकी डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड होती है फ्रॉम द एरिया। तो देखिए यहां पे इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ है नॉर्मली आउटवर्ड, दिस इज A1 वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर यहां से नॉर्मली आउटवर्ड, दिस इज A2 वेक्टर। और ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस ये वाली, तो देखिए इसका एरिया वेक्टर, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस है तो हम किसी एक डायरेक्शन में ले सकते हैं इसको। अगर हम उसी तरह से इसके स्मॉल सेगमेंट्स बना लें तो इस वाले पोर्शन पे एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड यहां होगा, यहां पे एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, यहां पे एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, यहां इस तरफ, एंड सो ऑन। अच्छा और ई की डायरेक्शन क्या होती है? ये जो पॉजिटिवली चार्ज शीट है तो इस शीट से नॉर्मली आउटवर्ड ई की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखिए यहां पे अगर हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस तरफ होगा, ठीक है। दिस इज E2 वेक्टर, हियर दिस इज, इस तरफ अगर आप लिखें तो दिस इज E1 वेक्टर शीट से आउटवर्ड। अच्छा अब क्योंकि देखें ये वाला फेस और ये वाला फेस ये इक्वल डिस्टेंस में है शीट से, अभी मैंने ये बताया भी था आपको, शो किया था कि ये दोनों फेसेस शीट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो ई का मैग्नीट्यूड यहां पे और यहां पे सेम होगा और एरिया भी सेम है, यानी A1 की जगह हम A लिख सकते हैं और A2 की जगह भी A लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एरियाज बराबर हैं, दोनों एरियाज का मैग्नीट्यूड सेम है।
डायरेक्शन तो सेम नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे दिस इज ई ए कॉस 0 डिग्रीज प्लस ई ए कॉस 0 प्लस E3A3 कॉस 90 डिग्रीज। ये 90 हमने, अच्छा चले पहले ये देख लें, हमने कहा है कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, सो E1 इज इक्वल टू E2 दैट इज इक्वल टू E। वो हमने E1 और E2 को E के बराबर कह दिया, तो E1 भी E के इक्वल है, E2 भी E के इक्वल है। मैग्नीट्यूड ऑफ E सेम ऑन बोथ द साइड्स। दूसरी चीज, एरिया का मैग्नीट्यूड भी सेम है, A1 और A2, ठीक है, दोनों एरियाज का मैग्नीट्यूड सेम है। ये मैंने ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो A1 इज A, A2 इज A, और ये A कौन सा है, उस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मैंने यहां देखे, ये भी A के बराबर है, ये वाला भी A के बराबर है। और फिर यहां पे देखें E1 और A1 के दरमियान एंगल क्या है, 0। सिमिलरली E2 और A2 के दरमियान एंगल 0, और E3 और A3, क्योंकि जो थर्ड पोर्शन है दैट इज अ कर्व्ड पोर्शन, लेकिन उस पोर्शन के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखिए हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है या इस तरफ है, दोनों केसेस में ये इसका एरिया वेक्टर, ये देखें ये होगा, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर ये होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर थर्ड सरफेस के लिए परपेंडिकुलर है 90 डिग्रीज। यहां पे आप बनाएं, यहां पे देखें तो ये एंगल 90 का, यहां पे देखें तो ये एंगल भी 90 का। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का के दरमियान एंगल थर्ड सरफेस के लिए, जो कर्व्ड सरफेस है उसके लिए एंगल 90 है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, cos 0 हमारे पास 1 होता है, तो हो जाएगा EA प्लस ये cos 0 भी 1 हो जाएगा, सो EA प्लस cos 90 इज 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि cos 90 डिग्री 0 के बराबर होता है हमारे पास। तो EA प्लस EA दैट बिकम्स 2EA, और ये हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया है इस वाली इक्वेशन से, ठीक है, इसको आप कह दें इक्वेशन 2। तो देखें ये तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप था गासियन सरफेस ड्रॉ करनी थी, दूसरे स्टेप में आपने उस गासियन सरफेस पे गासेस लॉ अप्लाई करके फ्लक्स फाइंड करना था, ये हमने फाइंड किया, उसको हमने इक्वेशन 1 कहा है। फिर तीसरे स्टेप में आपने फ्लक्स की जो डेफिनेशन है E.A, वहां से आपने फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू द सेम गासियन सरफेस, वो भी हमने फाइंड कर लिया, दैट इज इक्वेशन 2। चौथा स्टेप क्या था कि आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों जो फ्लक्स की वैल्यूज आई हैं इनको कंपेयर करना है। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, देखें ये भी फाई है और ये भी फाई है, फ्लक्स थ्रू द सेम गासियन सरफेस, सो वी कैन राइट 2EA इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा A। ये A दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, यहां भी A से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां भी A मल्टीप्लाई हो रहा है, तो A कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और फाइंड हमने क्या चीज करनी है, E, तो यहां से हमारे पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये E का मैग्नीट्यूड है हमारे पास फॉर दिस सिचुएशन। इस केस में E का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी जो शुरू में हमने डिफाइन की थी, ठीक है, सिग्मा इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, उसका मैग्नीट्यूड सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये तो आगे देखें E का मैग्नीट्यूड, एंड रिजल्ट हमने कहा था E की वैल्यू आएगी, वो हमारे पास आ गई है। नाउ क्योंकि E वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी, तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे,
in vector form we can write E vector is equal to sigma over 2 epsilon naught into r unit vector. Now this r unit vector is a unit vector which is directed normally outward from the sheet. ये शीट से नॉर्मली आउटवर्ड यानी आर यूनिट वेक्टर ई की डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी हियर दिस इज आर यूनिट वेक्टर. या अगर आप इस साइड पे देखें तो इस तरफ होगा आर यूनिट वेक्टर. आर यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर विच इज डायरेक्टेड नॉर्मली अवे फ्रॉम द शीट या नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द शीट विच शोज द डायरेक्शन ऑफ ई. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ये शो कर रहा है. अच्छा, दूसरी चीज यहां पे देखें, ये जो मैग्नीट्यूड है या इस इक्वेशन से भी ये वाजे हो रहा है कि ई जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा. ठीक है, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिग्मा, यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और इसके अलावा ई की वैल्यू किसी और चीज पर डिपेंड, मीडियम पे डिपेंड कर रही है. एप्सिलॉन नॉट मीडियम पे डिपेंड कर रही है. एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है हमारे पास, लेकिन ई की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा, यानी ई की वैल्यू डिस्टेंस फ्रॉम द शीट पे डिपेंड नहीं कर रही. डिस्टेंस फ्रॉम द शीट पे डिपेंड नहीं कर रही ई की वैल्यू. सो दैट इज, यानी बेसिकली हमने कहा था ये इनफाइनाइट शीट है. यानी इनफाइनाइट का मतलब यहां पे ये है कि इस शीट का साइज एज कंपेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट जहां पे हम ई की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज मच ग्रेटर देन द, यानी शीट का साइज इस डिस्टेंस के मुकाबले में बहुत बड़ा है. सो ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट. ठीक है, शीट से डिस्टेंस पे ई की वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही. किस चीज पे डिपेंड कर रही है? सरफेस चार्ज डेंसिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड कर रही है. यानी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा. सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका वीक होगा. ठीक है, और ये डिस्टेंस पे जो इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही फिजिकली. इसका मतलब ये है कि आप इस शीट का साइज जितना बड़ा करते जाएंगे तो ये डिस्टेंस आप उतना ग्रेटर ले सकते हैं उस डिस्टेंस पे, यानी ई की वैल्यू उस हद तक डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी. ठीक है, सो ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट. इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट. ठीक है, तो ये पहली एप्लीकेशन है गासेस लॉ की कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिटरमिन की है, ई की वैल्यू हमने डिटरमिन की है फॉर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, एंड द रिजल्ट इज E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. वेक्टर फॉर्म में E वेक्टर इज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू R यूनिट वेक्टर. ठीक है,